आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीके स्मार्ट स्टडी। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और इस चैनल के माध्यम से आप जीके की तैयारी कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम राजस्थान के जटिल भूगोल को डिकोड करने वाले हैं। हम इसे इतने आसान और दिलचस्प हिस्सों में बांटेंगे कि एग्जाम्स के लिए सारे फैक्ट्स आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। इस विशाल राज्य की भौगोलिक संरचना को समझना किसी रोमांचक पहेली को सुलझाने से कम नहीं है। तो चलिए बिना देरी किए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो एक पतंग का भारत के सबसे बड़े राज्य से आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? थोड़ा सोचिए। अगर हम रोजमर्रा की इस आसान उपमा का इस्तेमाल करें और राजस्थान के नक्शे को एक पतंग की तरह देखें, तो इसकी जटिल सीमाओं को विजुलाइज करना और याद रखना बहुत ही आसान हो जाता है। एग्जाम्स के लिए ये एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। आज की हमारी चर्चा इन 5 मेन पिलर्स पर टिकी है। पहला, विशाल पतंग का आकार। दूसरा, थार का जीवंत मरुस्थल। तीसरा, राजस्थान की रीढ़ और हृदय। चौथा, नदियां, झीलें और जीवन रेखा। और अंत में जलवायु, खनिज और प्राकृतिक संपदा। तो आइए सबसे पहले पिलर से शुरू करते हैं, विशाल पतंग का आकार। एग्जाम के नजरिए से ये नंबर बिल्कुल रट लीजिए, 10.41%। राजस्थान पूरे भारत की जमीन का ठीक 10.41% हिस्सा कवर करता है और यही वो फैक्ट है जो इसे देश का सबसे बड़ा राज्य बनाता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इस राज्य की विशालता का असली सबूत है। इस विशाल पतंग के आकार वाले क्षेत्र की सीमाएं काफी दूर तक फैली हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तान के साथ इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की सीमाएं इसे घेरती हैं। और हाँ, एक और बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर राज्य के ठीक दक्षिणी हिस्से से होकर गुजरती है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, थार, एक जीवंत मरुस्थल। अक्सर लोग सोचते हैं कि थार सिर्फ एक बंजर और रेतीला इलाका है, लेकिन असल में ये एक जीवंत और रहस्यमयी क्षेत्र है। हैरानी की बात तो ये है कि इतनी गर्मी और सूखे के बावजूद राजस्थान की लगभग 40% आबादी इसी मरुस्थल में रहती है। ये इंसान और प्रकृति के सर्वाइवल का एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण है। भूगोल के पेपर्स में कुछ खास टर्म्स बार बार आते हैं, जैसे कि ये पूरा मरुस्थल प्राचीन टेथिस सागर के सूखे हुए तल का हिस्सा माना जाता है और यहाँ के शुष्क वातावरण में हवाओं से खास तरह के बालू के टीले बनते हैं, जिन्हें बारखान और पैराबोलिक ड्यून कहा जाता है। इन नामों को पक्के से याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, राजस्थान की रीढ़ और हृदय। अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की रीढ़ कहना बिल्कुल सटीक है। जैसे रीढ़ की हड्डी हमारी बॉडी का बेस होती है, वैसे ही अरावली इस राज्य का स्ट्रक्चरल बेस है। आपको बता दें कि ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है, जो राज्य के बीचों बीच एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी है। यहाँ एक नाम जो आपको कभी नहीं भूलना है, वो है गुरु शिखर। ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। पढ़ाई और ज्योग्राफिकल स्टडी के लिए अरावली को 3 हिस्सों में बांटा गया है, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अरावली। ये माउंटेन रेंज राज्य के अलग अलग हिस्सों के मौसम और मिट्टी को बहुत गहराई से प्रभावित करती है। अरावली से थोड़ा पूरब की ओर चलें तो हमें मिलते हैं पूर्वी मैदान। इन्हें राजस्थान का कृषि का हृदय कहा जाता है। ये वो धड़कता हुआ केंद्र है जहां से पूरे राज्य को अन्न मिलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दिल पूरे शरीर में खून पहुंचाता है। यहाँ एक बहुत ही शानदार विरोधाभास देखने को मिलता है। देखिए, पूर्वी मैदान पूरे राज्य की जमीन का सिर्फ 23% हिस्सा है, लेकिन यहाँ राज्य की 39% विशाल आबादी रहती है। वहीं दूसरी तरफ वो बड़ा सा थार मरुस्थल है। चंबल के बीहड़ और उपजाऊ बनास बाणगंगा बेसिन की वजह से ही इस छोटे से इलाके में इतनी घनी आबादी और बेहतरीन खेती मुमकिन हो पाती है। इसी तरह हाड़ौती पठार की कहानी भी बहुत रोचक है। ये क्रिटेशियस युग के ज्वालामुखी विस्फोटों से बना है। ज्वालामुखी के लावे से बनी यहाँ की काली मिट्टी कपास और सोयाबीन की खेती के लिए एकदम परफेक्ट है। एग्जाम के लिए ये एक बहुत ही सॉलिड और याद रखने लायक पॉइंट है। अब आते हैं हमारे चौथे सिस्टम पर, नदियाँ, झीलें और जीवन रेखा। यहाँ सबसे चौंकाने वाला टर्म है आंतरिक अपवाह या इंटरनल ड्रेनेज।
क्या आप यकीन करेंगे कि राजस्थान की जल प्रणालियों का 60% हिस्सा आंतरिक अपवाह वाला है? इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ की ज्यादातर नदियां कभी समंदर तक पहुंच ही नहीं पाती, बल्कि मरुस्थल की रेत या अंदरूनी झीलों में ही समा जाती हैं। ये एक बेहद असामान्य फैक्ट है। एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाने वाले इन जल स्रोतों को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। लूनी और घग्घर जैसी नदियां तो मरुस्थल की रेत में ही विलुप्त हो जाती हैं। वहीं बनास पूर्णतः राज्य के भीतर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। झीलों की बात करें तो सांबर झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जबकि जैसमंद और पिछोला अपनी खूबसूरती और मीठे पानी के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। मरुस्थल की जीवन रेखा। इंदिरा गांधी नहर को ये नाम ऐसे ही नहीं मिला है। इंसानों द्वारा बनाए गए इस चमत्कार ने बड़े बड़े सूखे और बंजर इलाकों को हरे भरे उपजाऊ खेतों में पूरी तरह से बदल दिया है। पानी की एक नहर कैसे पूरे इलाके का भूगोल और अर्थशास्त्र बदल सकती है, ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी सेक्शन की ओर, जलवायु, खनिज और प्रकृति। जलवायु को समझने के लिए कोपेन जलवायु वर्गीकरण एग्जाम्स के लिए एक मस्ट नो टॉपिक है। इसे बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी साइंटिफिक सिस्टम के आधार पर राजस्थान की 3 मुख्य ऋतुओं गर्मी, बारिश और सर्दी को डिफाइन किया जाता है। तापमान और बारिश के हिसाब से क्लाइमेट को बांटने का ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका है। जमीन के नीचे छिपे खजाने की बात करें तो राजस्थान में टोटल 81 तरह के खनिज मिलते हैं, जिनमें से 57 का तो एक्टिवली प्रोडक्शन होता है। लौह अयस्क, तांबा, पेट्रोलियम से लेकर जिप्सम और संगमरमर तक ये राज्य खनिज संपदा में बहुत अमीर है। और इस पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर को रीको और रिप्स जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ही मजबूती से सपोर्ट करते हैं। हमारी ये ज्योग्राफिकल जर्नी एक बेहद संवेदनशील और ऐतिहासिक घटना के बिना अधूरी है। खेजड़ली नरसंहार ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि पर्यावरण और वन्य जीवों को बचाने के लिए लोगों के महान बलिदान का एक बहुत ही पावरफुल सबूत है। पेड़ों और प्रकृति के लिए ऐसा त्याग पूरी दुनिया में शायद ही कहीं और देखने को मिले। तो अंत में ये बड़ा सवाल उठता है, प्राचीन सूखे समुद्र के तलों और कठोर पर्वतीय रीढ़ से बनी ये जमीन इतनी जीवंत जीवन और कृषि संपदा को आखिर कैसे संभालती है? इस भौगोलिक संरचना का ये लचीलापन वाकई हैरान कर देने वाला है। उम्मीद है आज के इस एक्सप्लेनेशन से आपको इन सवालों के जवाब खोजने और राजस्थान के भूगोल को गहराई से समझने में बहुत मदद मिली होगी।